नमस्कार बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम भारतीय राजनीतिक चिंतकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें मनु के बारे में बात चल रही थी हमारी पिछले वीडियोस में। आज हम मनु की परराष्ट्र नीति के बारे में चर्चा करेंगे। परराष्ट्र नीति वर्ड जो है, जो आज हम यूज़ करते हैं वर्ड विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, तो उस समय पर मनु, कौटिल्य, शुक्र इन तीनों ने विदेश नीति शब्द प्रयोग न करके परराष्ट्र नीति शब्द प्रयोग किया है। इसलिए आपको भी इन तीन चिंतकों की चर्चा करते समय लिखना और बोलना यही शब्द पड़ेगा। तो इसमें मनु ने परराष्ट्र संबंध जो भी हैं उनके सैद्धांतिक और व्यावहारिक, यानी कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के पक्षों को पूरा महत्व के साथ में वर्णन किया है। तीन चीज़ों में हम इसको क्लासिफिकेशन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। परराष्ट्र नीति का जो सैद्धांतिक पक्ष है उसके अनुसार पहला मंडल सिद्धांत, दूसरा षाटगुण्य नीति और तीसरा उपाय। ये परराष्ट्र नीति बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पूरे आपके भारतीय राजनीतिक चिंतन में। जो प्राचीन वाले तीन चिंतकों का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा समझने में शुरुआत में कठिनाई आ सकती है, एक बार समझ में आने के बाद में आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इन चीज़ों में। तो मंडल सिद्धांत सबसे पहले हम लेंगे। मंडल सिद्धांत जो है उसके बारे में मनु ने जो कहा कि अंतर्राज्य संबंध जो हैं उनके सुचारू संचालन के लिए वो राज्यों को क्लासिफाई कर देते हैं। और इस सिद्धांत की ये मान्यता है कि एक सफल शासक वही है जो शत्रुओं की संख्या को तो हमेशा कम से कम करे और मित्रों की संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास करे। तो इस तरीके से मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर का एक प्रैक्टिकल फॉर्म जो है माना जा सकता है। फिर मनु ने इसमें विजिगीषु राज्य को राज्य मंडल का केंद्र माना है। यानी कि ये शब्द जो हैं ये आप पहली बार सुनेंगे, इन शब्दों से बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। विजिगीषु राज्य का अर्थ है विजय चाहने वाला, यानी कि हम इस एक राज्य के संदर्भ में हम बाकी पूरा ये जो मंडल सिद्धांत है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो उस एक राज्य को, यानी कि सारे ही राज्य जो हैं विजय की इच्छा रखेंगे, हारने की इच्छा कोई भी नहीं रखेगा। लेकिन जब हम चर्चा करेंगे तो उस एक राज्य के कॉन्टेक्स्ट में हम बाकी राज्यों की बात करेंगे। तो कोई भी एक राज्य, जैसे XYZ कोई सा भी एक राज्य लिया, उसको विजिगीषु मान लिया और विजिगीषु के संदर्भ में बाकी के राज्य जो हैं उनका वर्गीकरण किया है। तो इसके अन्य राज्यों की गणना और पूरा वर्गीकरण इस विजिगीषु के संदर्भ में किए गए हैं। तो चार प्रकार के जो हैं राष्ट्रमंडल में राज्य माने मनु ने: मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम। तो जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हैं आपस में, जैसे आज के एग्जाम्पल से कुछ थोड़ा सा मैं आपको आज का एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगी उदाहरण के माध्यम से, जिससे कि आपको बात समझ में आ जाए और आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे। तो जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हैं वो उनको मनु शत्रु राज्य मानते हैं। जैसे कि भारत और पाकिस्तान परमानेंट शत्रु राज्य हैं, ठीक है। भारत और चीन प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। तो आज के संदर्भ में भी अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में ये जो भी राज्यों की सीमाएं आपस में मिलती हैं वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चलती हैं, इसलिए उनको शत्रु राज्य माना जाता है। शत्रु राज्य का जो सीमावर्ती राज्य है वो मित्र राज्य माना गया। इसमें आपने ये बात सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो शत्रु राज्य की सीमा जिससे मिल रही है वो दोनों आपस में शत्रु हुए, तो उस शत्रु का शत्रु जो है वो मित्र राज्य मान लिया गया। मनु उस राज्य को जिसकी सीमा शत्रु और मित्र दोनों राज्य की सीमाओं से मिलती हैं उसको मध्यम नाम से कहते हैं। और इन सभी राज्यों से भिन्न जो राज्य है उसको उदासीन कहा है। उदासीन यहाँ पर ये माना जा सकता है, जैसे कि शब्द से हमें आभास हो रहा है कि जिस राज्य को बाकी के किसी राज्य से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन राज्यों की किसी आपस में जैसे ना किसी के लेने में ना देने में, ये जो चीज़ है, इस तरह के राज्य को मनु ने उदासीन कहा है।
तो मनुस्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या को माना गया है 12। विजिगीषु के अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य अरि यानी कि शत्रु राज्य, उसके पीछे मित्र, फिर अरिमित्र और फिर अरिमित्र मित्र। इस तरह से पीछे का जो सीमावर्ती राज्य है वो माना गया है पार्ष्णिग्राह, उसके बाद में आक्रंद, उसके बाद पार्ष्णिग्राहसार और उसके पश्चात आक्रंदसार। ये आपको शब्द इसी प्रकार से पढ़ने भी पड़ेंगे और इसी प्रकार से याद करने भी पड़ेंगे। ये शब्द राज्यों के नाम हैं, इसमें आपको यही नामों का प्रयोग करना होगा। तो मनु ने आक्रंदसार मित्र प्रकृति का, पार्ष्णिग्राह और पार्ष्णिग्राहसार शत्रु प्रकृति के राज्य बताया। इसके अलावा मध्यम और उदासीन राज्यों को भी राष्ट्र विजिगीषु के आगे भाग के 4, पीछे भाग के 1 मध्यम, 1 उदासीन और स्वयं विजिगीषु, तो ये मिलाकर के सारे राज्य मिलकर के हो गए 12। अब प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां बताई मनु ने। अमात्य यानी कि मंत्री, राष्ट्र, फिर दुर्ग, फिर अर्थ और उसके बाद में सैन्य बल। इस प्रकार से जो राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित कुल प्रकृतियों की संख्या हो गई 72, यानी कि 12 × 5 हो गया 60 और विजिगीषु का जो हो गया उसकी 12 प्रकृतियां, तो वो हो गई सारे मिलाकर के 72। इस तरह से मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि वो राज्य की रक्षा और हित संवर्धन के लिए राष्ट्रमंडल में शत्रु और मित्र पक्ष के जो राजा हैं उनकी संख्या में उचित अनुपात बना करके रखे। यहाँ पर ये जितना भी ऊपर मैंने समझाया ये आपको थोड़ा सा डिटेल में उसमें बुक्स में पढ़ना पड़ेगा। सारे मैंने राज्यों का वर्गीकरण बता दिया। इसके बाद मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु शासक के सामने उसके सीमावर्ती और दूसरे निकटवर्ती राज्य जो हैं उनका एक वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, जो हमने ऊपर अभी चर्चा की इसके पहले वीडियो में। और इसके किसी विशेष पक्ष पर किसी राज्य की संभावित नीति और उसके दृष्टिकोण के एनालिसिस के लिए मंडल सिद्धांत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। और इस तरह से सारे पक्षों को मनु ने प्रकृति की संज्ञा दी है। तो ये सारे जो हमने बात की अभी, ये राष्ट्रमंडल के सदस्य, राष्ट्रमंडल की प्रकृतियाँ, इन सब को मिला करके ये 72 पूरा माना जाता है। तो ये पहला जो सिद्धांत हो गया मंडल सिद्धांत। आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे षाड्गुण्य नीति की और उपायों की। थैंक यू।